हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें भी जो भी क्वेश्चन दिया गया था वो यूनिट 1 से ही था। ये भी यूनिट 1 से ही है। तो आज आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और PDF जाकर के टेलीग्राम से ले लेना है। चलिए हम क्लास को क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आप सभी का एग्ज़ाम शायद सितंबर में होने वाला है, तो इसीलिए आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। एक एक चैप्टर आपको पढ़ लेना है और देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिनका भी कमेंट आ रहा था क्लास लेने के लिए, जल्दी से कंप्लीट करवा देने के लिए, तो मेरी तरफ से पूरा कोशिश है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, तो हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी आपका अगर एग्ज़ाम डेट निकल गया होगा तो आपको कमेंट में बता देना है और कौन से सब्जेक्ट का क्लास चाहिए ये भी बताना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब्जेक्ट का नाम बताना ही भूल जाते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, वेस्टफेलियन तथा पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। मेक अ कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ वेस्टफेलियन एंड पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम। ठीक है, तो हम दो चीज़ पढ़ना था। यूनिट 1 में आपको दो चीज़ पढ़ना था, वेस्टफेलियन और पोस्ट वेस्टफेलियन दोनों के बारे में पढ़ना था। तो एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दूसरा आज हम इस क्लास में जानेंगे कि पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम क्या होती है। आई होप कि आपको पिछले क्लास का पूरा याद होगा अच्छे से कि वेस्टफेलियन में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। तो यहाँ जो भी लिखा गया है इसको आपको पढ़ना है, रीड कर लेना है, बाकी हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वेस्टफेलियन क्या है। ठीक है, वेस्टफेलिया क्या है? तो 1648 ईस्वी में यूरोप में वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। ठीक, ये आपको याद होगा कि 1648 में क्या हुआ था, वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। तो इस संधि के बाद एक महत्वपूर्ण विचार मजबूत हुआ, यानी एक विचार निकल के आया कि हर देश अपने क्षेत्र का मालिक है और अपने देश के अंदर के मामलों का फैसला खुद करेगा, यानी वो अपने क्षेत्र का मालिक वो स्वयं है, वहाँ के फैसले भी वो खुद ही लेगा। तो इसे ही आसान भाषा में राज्य की संप्रभुता कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं राज्य की संप्रभुता। अब एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि मान लीजिए कि भारत एक घर है। ठीक है, मान लेते हैं भारत एक घर है, तो भारत की अपनी 4 दीवारी यानी सीमा भी होती है। तो भारत अपने घर के अंदर तय करेगा कि कौन सा कानून बनेगा, लोगों के लिए कौन सी व्यवस्था होगी, कर कितना लगेगा यानी टैक्स कितना लगाया जाएगा, प्रशासन कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ भारत अपने घर के अंदर तय करेगा। अगर ये भारत का सीमा है, ठीक है, और ये भारत के अंदर अगर ये घर है तो ये घर के अंदर तय किया जाता है कि क्या क्या होगा नहीं होगा। तो अब कोई दूसरा देश आकर के ये नहीं कह सकता है कि भारत तुम अपने घर में ये कानून बनाओ और यह मत मानो। तो ये चीज़ कोई दूसरा देश आकर के नहीं कह सकता है, यानी अपने क्षेत्र के अंदर निर्णय लेने की स्वतंत्रता को ही हम क्या कहते हैं, संप्रभुता, संप्रभुता बोलते हैं। तो ये वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हर देश को अपने क्षेत्र और आंतरिक मामला में स्वतंत्र माना गया। ठीक है, तो यही सोच वेस्टफेलियन व्यवस्था की मुख्य विशेषता बन चुकी थी। ठीक है, तो यही सोच क्या बन गई, वेस्टफेलियन व्यवस्था की मुख्य विशेषता। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको समझना है कि पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था के बारे में आपको समझना है। ठीक, वेस्टफेलियन तो हम समझ चुके हैं, पोस्ट वेस्टफेलियन क्या होती है यहाँ पे समझेंगे। तो समय के साथ क्या हो गया कि समय के साथ दुनिया बदल गई। ठीक है, पहले देश एक दूसरे से अपेक्षाकृत कम जुड़े हुए थे, लेकिन आज क्या है, आज एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। इंटरनेट से पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और एक देश की आर्थिक समस्या दूसरे देश को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया की समस्या है और मानवाधिकारों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठता है। देश संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं।
ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में तो हम आपको बता चुके थे, फिर भी नहीं याद होगा तो हम आपको बताएंगे आगे। तो कई देश क्षेत्रीय संगठनों में मिलकर के काम करते हैं, लोगों के लिए लोग संगठन में मिलकर के काम भी करते हैं। तो इसीलिए अब दुनिया केवल हर देश अपने हिसाब से चले वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे थे ना कि हर देश अपने हिसाब से चलेगा, तो ये वाली व्यवस्था अब नहीं रह गई है। तो अब देशों को बहुत से मामले में एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। तो इसी बदलती हुई व्यवस्था को समझने के लिए पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भारत को एक नदी का पानी इस्तेमाल करना है, ठीक, और उस नदी से दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं। तो भारत अकेले ये निर्णय नहीं ले सकता है कि मैं जितना चाहूँ उतना पानी ले लूँगा, क्योंकि दूसरे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए देशों को समझौता, अंतर्राष्ट्रीय नियम और सहयोग करना पड़ता है। यानी पहले जोर था कि मेरी संप्रभुता, मेरा निर्णय, ऐसा था पहले, जबकि आधुनिक व्यवस्था में जोर बढ़ गया, मेरी संप्रभुता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम भी है। तो ये व्यवस्था अब की है, लेकिन पहले क्या था कि अपने राज्य के अंदर अपना ही नियम चलाना है, यही सब चीज़ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग आपस में कनेक्टेड है। तो अब आपको एक लाइन में समझाते हैं कि पहले क्या हुआ। 1648 की वेस्टफेलिया संधि के बाद राज्य की 3 चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया था। पहला कौन सा है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब देश अपने फैसले खुद करेगा। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब देश की सीमा और क्षेत्र का सम्मान किया जाएगा। गैर हस्तक्षेप, यहाँ पे लिखा हुआ है गैर हस्तक्षेप, इसका मतलब है दूसरे देश किसी देश के आंतरिक मामला में बिना उचित आधार के हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी टांग नहीं अड़ाएगा। अब अगला है हो गया है, बस ये 3 ही चीज़ था। और लेकिन बाद में दुनिया में वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां और क्षेत्रीय संगठन बढ़ने लगे। तो इससे देशों को एक दूसरे के साथ अधिक सहयोग करना पड़ा और उनकी स्वतंत्र निर्णय क्षमता पर कुछ बाहरी नियमों और संस्थाओं पर प्रभाव बढ़ा। तो इसीलिए आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था कहा जाने लग गया था। तो एक लाइन में याद रखना है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था क्या करती थी कि राज्य की संप्रभुता और क्षेत्र पर जोर देती थी, लेकिन पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था क्या करती थी कि संप्रभुता के साथ साथ वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बढ़ता प्रभाव, तो इस सब चीज़ों पर ये जोर देता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोस्ट वेस्टफेलियन का मतलब ये नहीं है कि राज्य या उसकी संप्रभुता खत्म हो गई, बल्कि उसकी संप्रभुता का स्वरूप बदल गया और वह अधिक परस्पर निर्भर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वेस्टफेलियन और पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में क्या अंतर है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला दिया गया है संप्रभुता। संप्रभुता में भी हम सबसे पहले बात करेंगे वेस्टफेलियन व्यवस्था की, ठीक है। तो वेस्टफेलियन व्यवस्था की हम बात करेंगे तो इस व्यवस्था में माना जाता है कि हर देश अपने देश का खुद मालिक है, यानी भारत को अपने देश के अंदर कौन सा कानून बनाना है, सरकार कैसे चलानी है, टैक्स कितना लेना है, ठीक है, प्रशासन कैसे चलाना है, इन सब का फैसला भारत स्वयं करेगा। तो दूसरे देश सामान्यतः भारत के इन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था में राज्य की संप्रभुता सबसे ऊपर होती है, यानी सर्वोच्च होती है और लगभग पूर्ण होती है। तो ये था आपका वेस्टफेलियन व्यवस्था की बात। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था की, यानी अब दुनिया बहुत ज़्यादा जुड़ गई है आपस में। तो देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों का हिस्सा होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को स्वीकार करता है तो उसे उस समझौते के नियमों का पालन भी
करना पड़ता है। यानी देश अभी भी संप्रभु है, लेकिन उसकी नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का और संधियों और संस्थाओं का प्रभाव भी पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में संप्रभुता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ चुका है। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, दोनों में संप्रभुता होती है। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बढ़ चुका है, यानी इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ चुका है। ये था आपका संप्रभुता की बात। अब हम बात करेंगे क्षेत्रीयता की। क्षेत्रीयता, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वेस्टफेलियन व्यवस्था की। इससे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रीयता का मतलब क्या होता है। तो किसी देश के निश्चित भूभाग और उसकी सीमाओं का महत्व, इसी को हम कहते हैं क्षेत्रीयता। ठीक, तो इसमें देश की सीमा और क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए कि भारत की एक निश्चित सीमा है, ठीक, तो उस सीमा के अंदर भारत का अधिकार है। यानी अगर ये भारत का ऐसे ये बाउंड्री बनाया गया है, सीमा दिया गया है, तो इसके अंदर किसका अधिकार होगा, इसके अंदर भारत का ही अधिकार होगा। यानी भारत का क्षेत्र के अंदर भारत का ही अधिकार है। तो दूसरे देश भारत की सीमा के अंदर आकर के अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस बाउंड्री के अंदर दूसरा देश आकर के अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है, न ही अपना कानून लगा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वेस्टफेलियन व्यवस्था में निश्चित क्षेत्र और क्षेत्रीय अखंडता को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, निश्चित क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। तो ये था वेस्टफेलिया की व्यवस्था। और पोस्ट वेस्टफेलियन की अगर हम यहाँ पे बात करें, पोस्ट वेस्टफेलियन की, तो अब देशों की सीमाएं होने के बावजूद सीमाओं के पार होने वाली गतिविधियां बहुत बढ़ गई है। यानी ये क्या है, मान लेते हैं हम कि भारत का ऐसे ये सीमा है, ठीक, तो सीमा है, ठीक है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि सीमा को क्रॉस करके आते हैं, या फिर कोई भी सीमा को क्रॉस करके आ सकता है, जा सकता है। ठीक, तो ये कहा जाता है कि सीमाओं के पार होने वाली गतिविधियां बढ़ गई है। इसका कहने का मतलब है कि ट्रेड बढ़ चुका है। ट्रेड हम करते हैं तो सीमा पार करेंगे तभी तो ट्रेड होगा। उदाहरण के लिए कि मान लेते हैं कि भारत की कोई कंपनी अमेरिका में व्यापार कर सकती है। ठीक है, भारत की ही कोई कंपनी है जो कि अमेरिका में व्यापार करना चाहती है, तो वो कर सकती है। अगर उसको व्यापार करना है तो ये बाउंड्री तो क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भारत और दूसरे देशों के बीच व्यापार हो सकता है। तो इंटरनेट के माध्यम से सूचना एक देश से दूसरे देश में तुरंत पहुंच सकती है और एक देश का प्रदूषण दूसरे देश को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए कि भारत में प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, प्रदूषण हो रहा है तो वो तो गैस है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एयर को क्या हम रोक सकते हैं बाउंड्री क्रॉस करने से? नहीं रोक सकते हैं ना। इंटरनेट को रोका जा सकता है बाउंड्री क्रॉस करने से, सॉरी बॉर्डर क्रॉस करने से, सीमा क्रॉस करने से रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना एक देश से दूसरे देश में तुरंत पहुँच सकती है और एक देश का प्रदूषण दूसरे देश को प्रभावित भी कर सकता है। तो इसीलिए अब केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि ये जो गतिविधि है, ये गतिविधि किस देश की सीमा के अंदर हो रही है, ठीक, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि उसका दूसरे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में सीमाओं के पार होने वाली आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का महत्व बढ़ चुका है। तो वेस्टफेलियन में क्या होता था, यहाँ पे हम आपको एक लाइन में बताते हैं कि वेस्टफेलियन में क्या हो रहा था कि मेरी सीमा, मेरा अधिकार, मेरा निर्णय, ये चीज़ चल रहा था आपका वेस्टफेलियन में। लेकिन पोस्ट वेस्टफेलियन में क्या होता है, इसमें होता है मेरी सीमा है लेकिन मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियम भी जरूरी है। तो ये बात कहता है आपका पोस्ट वेस्टफेलियन। लेकिन वेस्टफेलियन क्या कहता है, ये कहता है मेरा सीमा है, मेरा अधिकार है, तो मेरा ही निर्णय होगा। अब अगला है गैर हस्तक्षेप। गैर हस्तक्षेप का यहाँ पे क्या मतलब है, तो गैर हस्तक्षेप का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल न दे। ठीक है, तो मान लीजिए कि भारत में सरकार कोई नियम बनाती है, तो कोई दूसरा देश ये नहीं तय कर सकता है कि भारत तुम ये कानून मत मानो, हमारी बात मानो। ऐसा कोई दूसरा देश नहीं कह सकता है, क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। इसीलिए वेस्टफेलियन व्यवस्था में सिद्धांत था कि
हर राज्य अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करेगा और दूसरे राज्य को उसके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये तो वेस्टफेलियन की व्यवस्था में ही कहा गया था। ठीक है, जब संधि हुआ 1648 में, जब वेस्टफेलिया की संधि बनी थी, तो उस टाइम ही ये बात बोला गया था और सभी लोग इस बात पे एग्री भी हो गए थे। अब हम बात करते हैं पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था की। तो पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में मनमाना हस्तक्षेप सही नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें भी ऐसा माना जाता है कि दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मानवाधिकार और मानवीय संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की चर्चा भी होती है। जैसे कि यदि किसी देश में बहुत बड़े स्तर पर लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो या गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया हो, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस स्थिति पर ध्यान दे सकता है और उचित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई पर विचार कर सकता है। ठीक है, यानी इन दोनों में अंतर क्या हुआ? वेस्टफेलियन यह कहता है कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट वेस्टफेलियन क्या कह रहा है कि हस्तक्षेप सामान्य नियम नहीं है, लेकिन गंभीर मानवाधिकार या मानवीय संकट की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की संभावना पर विचार किया जा सकता है। तो जब मानवाधिकार और मानवीय संकट की स्थिति होगी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे देश आंतरिक मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं। इस पे वो सोचने का विचार करते हैं। हस्तक्षेप तभी किया जाएगा जब मानवाधिकार और मानवीय संकट होगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी वेस्टफेलियन व्यवस्था में राज्य प्रमुख और केंद्रित अभिनेता थे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम वेस्टफेलियन की। इसका कहने का मतलब है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था में राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिनेता है। इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो मुख्य रूप से देश आपस में बातचीत करके उसका समाधान करते थे। यानी राज्य क्या करता था कि सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता, राज्य क्या है यहाँ पे? सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता है। और पोस्ट वेस्टफेलियन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अब दुनिया में केवल देश ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आज संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मान लीजिए कि दो देश के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केवल दोनों देश ही बातचीत नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी भूमिका निभाती है। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन भी सहयोग करते हैं। तो वेस्टफेलियन व्यवस्था में क्या थी कि राज्य मुख्य अभिनेता था, लेकिन पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में क्या था कि राज्य के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन और अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सब महत्वपूर्ण अभिनेता होते हैं पोस्ट वेस्टफेलियन में। अगला है आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध का यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि वेस्टफेलियन में क्या होता है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था में देश की अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी देश में कपड़ा बनाया जाता है, ठीक, और सरकार यह तय कर सकती है कि बाहर से कितना कपड़ा आएगा, दूसरे देश से व्यापार कितना होगा और विदेशी कंपनियों को कितनी अनुमति मिलेगी और देश में बनी वस्तुओं को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राज्य का नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है कि वेस्टफेलियन में ये होता था। लेकिन अगर हम पोस्ट वेस्टफेलियन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बहुत जुड़ गई है। उदाहरण के लिए भारत में बिकने वाला कोई मोबाइल हो सकता है, उसका डिज़ाइन, भारत में कोई एक मोबाइल है जो कि उसका डिज़ाइन जो है किसी दूसरे देश में हुआ हो, ठीक है, ऐसा आपको मानना है। तो उसके कुछ पार्ट्स जो है वो अलग अलग देशों में बने हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बनाया हो, यानी एक साथ कई कंपनियां मिलकर के बनाई हो उस मोबाइल को, और वह कई देशों में बेचा जा रहा हो।
यानी अब अर्थव्यवस्था केवल एक देश की सीमा तक सीमित नहीं है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया है। तो इसीलिए पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी महत्वपूर्ण होती है। तो ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। राज्य की भूमिका, तो अब राज्य की भूमिका क्या है ये भी आपको जानना है। तो वेस्टफेलियन व्यवस्था में राज्य सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य रूप से देशों के बीच संबंधों को देखा जाता था, जैसे कि भारत चीन, भारत अमेरिका, भारत रूस, यहाँ मुख्य भूमिका देशों की ही थी। इसीलिए कहा जाता है कि वेस्टफेलियन व्यवस्था राज्य केंद्रित व्यवस्था है। लेकिन पोस्ट वेस्टफेलियन में क्या होता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल सरकारें और देश ही महत्वपूर्ण नहीं है, आज कई गैर राज्यीय अभिनेता भी प्रभाव डालते हैं, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वैश्विक नागरिक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया। ठीक है, तो ये सभी लोग भी प्रभाव डालते हैं। सिर्फ देश या सरकार ही प्रभाव नहीं डालती है, ये सभी लोग भी डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देश में काम करती है, ठीक, तो उस कंपनी का निवेश, रोजगार और व्यापार कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। तो इसी तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी वैश्विक समस्या पर देशों के साथ मिलकर के काम कर सकता है। तो इसीलिए अब क्या है कि अब केवल राज्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कंपनियां और गैर सरकारी संगठन, ये सब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि वेस्टफेलियन में क्या होता था कि राज्य को ही मुख्य और लगभग एकमात्र महत्वपूर्ण अभिनेता माना गया था। वेस्टफेलियन में सिर्फ राज्य को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन पोस्ट वेस्टफेलियन में क्या होता है कि राज्य के साथ साथ गैर राज्य अभिनेता भी महत्वपूर्ण होती है, कंपनियां, मीडिया, ये सभी महत्वपूर्ण होती है, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कुछ 6 पॉइंट था जो कि आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बस यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, व्हाट इम्पैक्ट हैज़ द पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम लेफ्ट ऑन स्टेट सोवरेनिटी, एक्सप्लेन बाय गिविंग आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट ऑफ इट। यानी पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था का राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव हुआ है, पक्ष एवं विपक्ष में तर्क देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो पक्ष और विपक्ष हम दोनों देखने वाले हैं। ऊपर का सारा आपको लिख लेना है, पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इतना छोटा छोटा आंसर नहीं लिखना है। जो समझाया जाता है उसको भी ध्यान से सुनना है और एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आज कोई देश केवल अपने मन से हर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय नहीं लेता है, वह कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य होता है और उनके बनाए नियमों और समझौतों से प्रभावित होता है। यानी वो किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य होता है, तो वो जो नियम बनाते हैं और वो जो समझौता करते हैं उसी का पालन उनको करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो WTO से जुड़े देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ नियमों का पालन करते हैं। यानी पहले की तुलना में राज्य की निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ा है। तो पहले क्या होता था कि मैं अपने देश का फैसला खुद करूंगा, ऐसा होता था पहले। लेकिन अब क्या होता है कि मैं अपने फैसले लेते समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को भी ध्यान में रखूंगा। तो ये चीज़ अब होता है। ठीक, अब ये दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का विस्तार। इसका कहने का मतलब है कि आज देशों के बीच बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ मौजूद हैं। तो जब कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को स्वीकार करता है तो उसे उसके नियमों का पालन करना पड़ सकता है। जैसे कि
दो देशों ने आपस में कोई समझौता किया कि वे किसी नदी के पानी का उपयोग एक निश्चित तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बाद में कोई एक देश ये नहीं कह सकता है कि मैं तो अपने देश का संप्रभु हूँ, इसीलिए मैं समझौतों को नहीं मानूंगा। ऐसा कोई देश बाद में नहीं कह सकता है। तो उसे अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विस्तार ने राज्य की पूरी स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित किया है। ठीक है, अब अगला है मानवाधिकारों का बढ़ता महत्व। यानी पहले यह माना जाता था कि किसी देश के अंदर उसके नागरिकों के साथ क्या हो रहा है वह मुख्य रूप से उस देश का आंतरिक मामला था। ठीक है, किसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो उस देश का आंतरिक मामला था, ऐसा पहले कहा जाता था। लेकिन आज मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि किसी देश में बहुत बड़े स्तर पर लोगों के मूल मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस स्थिति पर ध्यान दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उस मुद्दे को उठा सकती है। तो इससे ये विचार कमज़ोर हुआ कि देश के अंदर जो भी हो दूसरे देश को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो ये बात पहले होता था कि देश के अंदर चाहे जो भी हो जाए दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये बात बिल्कुल भी गलत साबित हो गया था। तो इसीलिए मानवाधिकारों के बढ़ते महत्व ने राज्य की पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता को प्रभावित किया है। जो राज्य का कहना था कि मेरा राज्य मेरा शासन मेरा चलेगा, तो ये जो आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं था, तो इसको क्या किया गया, ये थोड़ा ये प्रभावित हुआ है। अब अगला है क्षेत्रीय संगठनों का विकास। इसका कहने का मतलब है कि आज कई देश मिलकर के क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका यूरोपीय संघ का। ठीक है, तो इसके जो सदस्य हैं, इसके सदस्य देशों ने कुछ क्षेत्रों में मिलकर के काम करने के लिए अपनी कुछ शक्तियों को साझा संस्थाओं के साथ जोड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं और उन्होंने मिलकर के एक समूह बनाया। ये पांचों लोग मिलकर के एक समूह बनाते हैं और अब सभी दोस्त अपने अपने काम खुद करते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए उन्होंने एक साझा नियम बना लिया। इसी तरह क्षेत्रीय संगठनों में देश अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल साझा नियमों और संस्थाओं के माध्यम से करते हैं। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठनों के विकास से पारंपरिक संप्रभुता के स्वरूप में बदलाव आया है। अगला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दुनिया के देश आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से एक दूसरे से अधिक जुड़ गए हैं। इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, जैसे भारत में बिकने वाले कोई मोबाइल फ़ोन भारत में ही पूरी तरह नहीं बना हो सकता है। उसके कुछ पार्ट्स चीन से आए होंगे या फिर तकनीक किसी दूसरे देश से आए होंगे, कंपनी किसी तीसरे देश की होगी और बिक्री कहीं और देश में भी हो सकती है। तो अब सोचिए कि अगर भारत केवल यह कहे कि मेरी अर्थव्यवस्था पर मेरा पूरा नियंत्रण है, तो भी वैश्विक बाजार, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी प्रभाव का प्रभाव उसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो इसीलिए वैश्वीकरण ने राज्य के आर्थिक नियंत्रण को प्रभावित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वैश्वीकरण की बात हो रही है। तो यहाँ पर वैश्वीकरण का मतलब ही हो जाता है कि कोई ना कुछ काम से या कोई ना कोई ऐसी होती है चीज़ जिससे हम आपस में जुड़े होते हैं। किसी न किसी चीज़ के लिए हम दूसरे देश पर डिपेंड तो होते ही हैं, तो आपस में वैश्वीकरण के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं। अगला पॉइंट है आपका संप्रभुता पर प्रभाव के विपक्ष। वो तो पक्ष था और ये अब हम पढ़ेंगे हम इसके विपक्ष के बारे में। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है। इसमें 1 मिनट, हाँ, ये प्रभाव के पक्ष में 5 पॉइंट बताया गया है। तो ये आपको याद कैसे रहेगा? तो एक लाइन में हम आपको बताते हैं, एक लाइन में ही आपको याद कर लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब हो जाएगा राज्य को नियमों को प्रभावित करती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विस्तार का मतलब हो जाएगा कि राज्य को नियमों और संधियों का पालन करना पड़ता है। मानवाधिकार का यहाँ मतलब हो जाएगा कि मानवाधिकार केवल आंतरिक मामला नहीं रह गया था। ठीक,
क्षेत्रीय संगठन का मतलब हो जाएगा देश कुछ शक्तियाँ साझा करती है, यानी आपस में शेयर भी करती है। अगला हो गया वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब अर्थव्यवस्था पर वैश्विक प्रभाव बढ़ा है, यानी देश आपस में इस अर्थव्यवस्था के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगला है, अब हम पढ़ेंगे विपक्ष के बारे में। तो विपक्ष में भी हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है राज्य अभी भी प्रमुख अभिनेता है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि राज्य को प्रमुख अभिनेता माना गया, वेस्टफेलियन में माना गया था, ठीक। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आज भी देशों की सरकारें ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भले ही संयुक्त राष्ट्र, कंपनी और दूसरे संगठन महत्वपूर्ण हो गए हों, लेकिन देश की सुरक्षा कौन करेगा? राज्य ही करेगा। सेना कौन चलाएगा? राज्य चलाएगा। कानून कौन बनाएगा? राज्य। विदेश नीति कौन बनाएगा? राज्य। देश की पुलिस और प्रशासन कौन चलाएगा? राज्य। तो सब राज्य ही करेगा। तो इसीलिए राज्य को प्रमुख अभिनेता अभी भी माना जाता है। यहाँ पे राज्य का मतलब कोई बिहार या फिर उत्तर प्रदेश ऐसे ये सब नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब होता है सरकार। ये आपको बात याद रखनी है कि राज्य का मतलब सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये सब नहीं होता। राज्य का दूसरा मतलब सरकार भी होती है। तो यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है? यहाँ पे राज्य का मतलब है सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि भारत की सीमा पर कोई सुरक्षा समस्या पैदा हो जाती है, तो उस स्थिति में निर्णय लेने और देश की सुरक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसके पास होगा? आप बताइए किसके पास होगा? भारत सरकार और भारतीय राज्य की ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ही निर्णय लेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ने के बावजूद राज्य की भूमिका समाप्त नहीं हुई है, हो भी नहीं सकती है, ठीक है। अगला है दूसरा, संप्रभुता समाप्त नहीं बल्कि परिवर्तित हुई है। ये बात तो हम आपको बता ही रहे थे कि वेस्टफेलियन हो या पोस्ट वेस्टफेलियन हो, दोनों में संप्रभुता होता है, समाप्त नहीं हुआ है। बल्कि पोस्ट वेस्टफेलियन में क्या हुआ कि ये थोड़ा परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मामला काफ़ी बढ़ चुकी हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में देशों ने अपनी संप्रभुता खो दी है, बल्कि देशों ने कुछ मामलों में अपनी इच्छा से सहयोग करना स्वीकार किया है। जैसे कि 5 दोस्त मिलकर के एक समूह बनाते हैं और वे तय करते हैं कि कुछ काम हम सब मिलकर के करेंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों की अपनी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। ठीक उसी तरह देश भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों में अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, ठीक है। तो वे कुछ नियम स्वीकार करते हैं क्योंकि उससे उन्हें भी लाभ मिलता है, इसीलिए वो स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि संप्रभुता खत्म नहीं हुई है, बल्कि संप्रभुता के इस्तेमाल का तरीका बदल दिया गया है। तो पोस्ट वेस्टफेलियन में यही चीज़ होता है। अब अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं राज्यों पर निर्भर है। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ बात संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम संस्था की बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र अपने आप कोई देश नहीं है, अपने आप कोई देश नहीं है। उसे चलाने के लिए सदस्य देशों का सहयोग और सहमति आवश्यक होती है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी अलग से ऐसी संप्रभु सरकार नहीं है जो भारत या चीन जैसे देशों पर हर मामला में अपनी इच्छा थोप सके, ठीक है। तो उसके काम करने के लिए सदस्य देश सहयोग करते हैं, धन देते हैं, सहमति देते हैं और भागीदारी की आवश्यकता भी उनको होती है। तो ये सभी चीज़ उनको दिया जाता है। किनको? संयुक्त राष्ट्र को दिया जाता है, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी काफ़ी हद तक राज्यों पर निर्भर है। तो इसे पता चलता है कि राज्य की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अगला है राष्ट्रीय हित अभी भी महत्वपूर्ण है। इसका कहने का मतलब है कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय लेते समय सबसे पहले ये देखता है कि इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वो सबसे पहले देखता है। तो इसे ही राष्ट्रीय हित कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय हित। मान लीजिए कि भारत को किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर निर्णय लेना है, तो भारत ये भी देखेगा कि इससे भारत की सुरक्षा पर क्या असर होगा, अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा और देश के नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो भारत के राजनीतिक हित सुरक्षित रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये सभी चीज़ भारत देखता है।
अगर किसी समझौते से भारत को महत्वपूर्ण हितों को नुकसान हो रहा है तो भारत उस पर आपत्ति कर सकता है या अपने हितों के अनुसार बातचीत कर सकता है। ठीक, इसका मतलब है कि राज्य अभी भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अगला है क्षेत्रीय नियंत्रण का महत्व बना हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि आज भी देश की सीमा, नागरिकता और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए कि भारत की अपनी निश्चित सीमा है, तो भारत ये तय करता है कि कौन भारत का नागरिक है, ठीक है, और भारत में कौन प्रवेश कर सकता है, देश के अंदर कानून कैसे लागू होंगे और देश की सीमाओं की सुरक्षा कैसे होगी। तो कोई दूसरा देश आकर के भारत की सीमा या नागरिकता के बारे में मनमाने ढंग से फैसला नहीं कर सकता है। इसीलिए आज भी क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये सभी चीज़ को भी आज भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये हो गया पूरा। अब हाँ, ये 5 पॉइंट इसमें भी दिया गया था, तो 5 विपक्ष पे और 5 पक्ष पे, दोनों पे 5-5 पॉइंट दिया गया था। दोनों में हम आपको एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। तो अच्छे तरीके से आपको बस एग्जाम्पल ही याद रखना है, क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल याद रहेगा ना तो उससे आपको बस ये हेडिंग, बस 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल याद है, जैसे अभी हम इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा और ये एक लाइन बस एक छोटा सा भी अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो यही चीज़ आपको करना है। ये अगर ये भूल भी जाते हैं तो आपको एग्जाम्पल भी याद रहेगा, तो हो जाएगा आपका काम। एग्जाम में आपको उतना रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस छोटा छोटा सेंटेंस ही जो दिया गया है पॉइंट वाइज, वही अगर आपको याद रह गया तो उसी से अच्छा नंबर मिल जाएगा। पूरा मिले चाहे ना मिले, कम से कम आधा तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती क्षेत्रीयता की भावना को आप कहाँ तक न्यायोचित ठहराते हैं? तर्क देते हुए स्पष्ट करना है आपको। ठीक, तो चलिए हम पक्ष में पहले बात करेंगे, इसके पक्ष में ऊपर का सारा आपको उसी तरीके से लिख लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक विकास की। तो इसका मतलब है कि क्षेत्र के कई देश आपस में मिलकर के व्यापार और निवेश बढ़ाते हैं, जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देश आपस में व्यापार को आसान बना देते हैं। ठीक, तो भारत अपनी वस्तुएं दूसरे देश में आसानी से बेच सकता है और दूसरे देश की वस्तु भारत में आ भी सकती है। तो इससे क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा और कंपनियों को नए बाजार भी मिलेंगे और निवेश भी बढ़ सकता है और रोजगार का अवसर भी बढ़ता है। तो इसीलिए क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक विकास में मदद करता है। तो ये हो गया आर्थिक विकास। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि एक देश अकेले हर सुरक्षा समस्या से आसानी से नहीं निपट सकता है, तो इसीलिए कई देश मिलकर के सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र के देशों के सामने आतंकवाद या समुद्री सुरक्षा जैसी समस्या है तो वे जानकारी साझा करते हैं। ठीक है, आपस में वो जानकारी शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सुरक्षा संबंधी बैठक कर सकते हैं, इससे सभी देश की सुरक्षा मजबूत हो सकती है। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठन सामूहिक सुरक्षा में मदद करते हैं। तो एक लाइन में आपको इसको याद रख लेना है, सामूहिक सुरक्षा को, कि अकेले से बेहतर है कि मिलकर के सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है, अकेले वो अपने देश की सुरक्षा करेंगे तो शायद मे बी वो ना भी कर पाए। ठीक है, अगर वो मिलकर के करेंगे तो अपने देश की सुरक्षा कर पाएंगे। अगला है राजनीतिक सहयोग। राजनीतिक सहयोग का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि कई बार क्या होता है कि कई बार पड़ोसी देश के बीच राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, आपस में मनमुटाव हो जाता है राजनीति को लेकर के। तो अगर उनके बीच लगातार बातचीत होती रहे तो वे अपनी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 पड़ोसी देशों के बीच किसी मुद्दे को लेकर के विवाद हो गया है। ठीक, तो अगर वे एक क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं तो वे उस संगठन की बैठक में बैठ कर के अपनी समस्या क्या है ये बता सकते हैं और हमारी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है और समाधान कैसे निकाला जाए, इन सभी चीज़ों पे वहाँ पे उस बैठक में बात वो कर सकते हैं। तो इस पर बातचीत कर सकते हैं और इससे राजनीतिक संवाद और आपसी समझ भी बढ़ती है।
अगला है साझी समस्याओं का समाधान। इसका कहने का मतलब है कि कुछ समस्या ऐसी होती है जिन्हें कोई एक देश अकेले पूरी तरह हल नहीं कर सकता है। जैसे कि कौन सी समस्या है जिसको कोई एक देश अकेले संभाल नहीं सकता है या फिर हल नहीं कर सकता है, तो वह है आपका जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवादी, प्रवासन, प्राकृतिक आपदा। ये कुछ ऐसी समस्या है जो कोई एक देश अकेले इसको हल नहीं कर सकता है। ठीक, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ठीक, अगर कोई देश मिलकर के काम करे तो वे राहत सामग्री भेज सकते हैं, बचाव दल भेज सकती हैं, जानकारी भी आपस में शेयर की जा सकती है और प्रभावित लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो इसी तरह महामारी के समय भी देश आपस में दवाइयाँ, जानकारी और चिकित्सक संबंधी सहायता भी शेयर करते हैं। तो इसीलिए क्षेत्रीय सहयोग से साझी समस्या का सामूहिक समाधान संभव हो जाता है। अगला है वैश्विक राजनीति में मजबूत स्थिति। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक छोटा देश अकेले किसी बड़े देश से बातचीत करता है। ठीक, तो उसकी शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन अगर उसी क्षेत्र के 10 देश एक साथ किसी मुद्दे पर बात करें तो उनकी सामूहिक आवाज़ ज़्यादा मजबूत हो सकती है। जैसे कि एक देश की आवाज़ क्या होगी, वो कम प्रभाव डालेगी, लेकिन कई देशों की संयुक्त आवाज़, अगर ये लोग आपस में मिल जाए और तब आवाज़ उठाए तो ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो इससे छोटे और मध्य देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठन छोटे देशों को वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ये 5वां पॉइंट था। अब अगला है क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता। इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि जब पड़ोसी देश लगातार एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सहयोग करते हैं तो उनके बीच गलतफहमियां और तनाव को कम करने का अवसर भी मिलता है। जैसे कि दो पड़ोसी देश के बीच किसी सीमा या व्यापार के मुद्दे पर तनाव पैदा हो गया है। ठीक, तो अगर दोनों देशों के बीच नियमित अगर बातचीत की व्यवस्था है तो वे बातचीत करके समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। बातचीत करके वो अपनी गलतफहमी दूर कर सकते हैं, तनाव भी कम होगा और संघर्ष की संभावना भी कम हो सकती है। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठन शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट दिया गया है क्षेत्रीयता के विपक्ष में। पक्ष तो हम जान चुके हैं, तो अब हम विपक्ष में जानेंगे। क्षेत्रीय गुटबंदी। तो इसका मतलब हो जाएगा, गुटबंदी का मतलब होता है कि कुछ देश मिलकर के अपना एक समूह बना ले और दूसरे देशों से अलग हो जाए। तो ये हो गया गुटबंदी का मतलब। मान लीजिए कि दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों के देशों ने अपने अपने मजबूत समूह बना लिए। ठीक, तो अब एक समूह किसी मुद्दे पर एक राय रखता है और दूसरा समूह उसके बिल्कुल विपरीत राय रख देता है। तो इससे क्या होगा, तो इससे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव बढ़ जाता है। एक समूह क्या करता है कि एक समूह किसी मुद्दे पर राय रखता है, ये कोई एक मुद्दे पर राय रख देता है, लेकिन दूसरा कोई समूह है जो कि क्या करता है कि ये रख रहा है आम वाले मुद्दे पर, अगर ये अपना मामला रख रहा है तो ये रख देता है इमली वाले मुद्दे पर। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों का मामला तो अलग अलग है, दोनों तो अलग अलग मुद्दे पर ही बात करें तो आपस में इसमें लड़ाई झगड़ा तनाव कंपटीशन हो सकता है। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठन कभी कभी दुनिया को अलग अलग गुटों में बांटने का कारण बन सकती हैं। अगला है राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव। यानी यहाँ बात ये है कि जब कोई देश किसी क्षेत्रीय संगठन का सदस्य बनता है तो उसे कुछ साझे नियमों को मानना पड़ सकता है। यानी जब वो संगठन का सदस्य बनता है तो उसके संगठन में जो भी नियम बनाए हुए होते हैं उस नियमों को मानना होता है उसको। तो मान लीजिए कि 5 देश ने एक संगठन बनाया, 5 देश क्या करती है, मिलकर के एक संगठन बनाती है और तय किया कि सभी देश व्यापार से संबंधित कुछ नियम समान रखेंगे। तो सबका समान नियम ही होगा व्यापार के मामलों में, तो ऐसा वो तय करते हैं आपस में। तो अब किसी एक देश की सरकार अपनी इच्छा से उन नियमों को बदलना चाहे तो उसे अपने क्षेत्रीय संगठन के नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी उसे अपनी कुछ नीतिगत शक्तियाँ
साझा नियमों के अनुसार इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए बहुत अधिक क्षेत्रीय एकीकरण से राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय असमानता, इसका कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय संगठन में शामिल सभी देश एक जैसी शक्ति या विकसित नहीं होते हैं। तो कुछ देश बहुत विकसित होते हैं, कुछ देश बहुत अमीर हो सकते हैं, जबकि कुछ देश कमजोर और विकासशील भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी संगठन में देश ए है जो कि बहुत अमीर है, कोई देश है देश बी जो कि मध्य विकसित है यानी पूरी तरीके से वो विकसित नहीं है, और कोई देश सी है जिसकी आर्थिक रूप से वो कमजोर है। तो अगर तीनों के बीच व्यापार पूरी तरह समान आसान हो जाए, मान लीजिए कि तीनों के बीच व्यापार क्या हो जाए, आसान हो जाए, तो संभव है कि मजबूत देश को ज़्यादा लाभ मिले और कमज़ोर देश को उतना लाभ न मिले। तो इसलिए क्षेत्रीय सहयोग का लाभ सभी देशों को समान रूप से मिलना जरूरी नहीं है। अगला है क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों ने अपने अपने हित हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों के अपने अपने हित हो सकते हैं। अगर दो क्षेत्रीय संगठनों के हित आपस में अगर टकरा जाए तो तनाव बढ़ जाता है। कैसे? मान लीजिए कि क्षेत्रीय संगठन ए है और संगठन बी है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक। तो ए है और बी है। तो क्षेत्रीय संगठन ए किसी व्यापार नीति का समर्थन करता है, तो किसी व्यापार नीति को ये क्या करता है, ये अपना समर्थन देता है। लेकिन क्षेत्रीय संगठन बी ये क्या करता है कि उस नीति का विरोध कर देता है। अगर दोनों अपने अपने हितों पर अड़े रहेंगे तो उनके बीच आर्थिक या राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। इन दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के बीच आर्थिक या राजनीतिक तनाव पैदा हो जाता है। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठनों के हितों में टकराव होने पर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने की संभावना भी रहती है। अगला पॉइंट है कमजोर देशों पर प्रभाव। इसका कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्रीय संगठन में सभी देश की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति समान नहीं होती है। तो अगर कोई देश बहुत शक्तिशाली देश संगठन का सदस्य है तो वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने हितों को ज़्यादा मजबूत दिलाने की कोशिश कर सकता है, अब ज़्यादा महत्व दिलाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी संगठन में 5 देश है और एक देश बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और बाकी 4 देश छोटे और कमज़ोर हैं। तो शक्तिशाली देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक हितों को अधिक प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इससे छोटे देशों के हितों पर दबाव पड़ सकता है। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठन में शक्तिशाली देश का प्रभुत्व कमजोर देशों के लिए समस्या बन सकता है। ये आपको 5 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था? क्षेत्रीय गुटबंदी। दूसरा पॉइंट क्या था? राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव। तीसरा था आपका क्षेत्रीय असमानता। चौथा हो गया आपका क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना और 5वां कमजोर देशों पर प्रभाव। ये 5 पॉइंट आपको एक लाइन में अगर हम आपको बताएं यानी 1 सेकंड में आपको ये याद हो जाएगा। कैसे? पहला पॉइंट याद रखना है गुटबंदी, दूसरा संप्रभुता, तीसरा असमानता, चौथा संघर्ष और 5वां शक्तिशाली देशों का दबाव। ये आपको याद रख लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन द डिबेट ऑन सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियलिटी इन द पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट। यानी पोस्ट वेस्टफेलियन राज्य में संप्रभुता एवं क्षेत्रीयता संबंधी वाद विवाद पर टिप्पणी लिखना है। तो हम यहाँ पे वाद विवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता संबंधी पे वाद विवाद यानी तो यहाँ पे लिखा गया है। तो पारंपरिक दृष्टिकोण क्या कहता है? पुराने यानी वेस्टफेलियन दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है कि राज्य अपने क्षेत्र और अपनी जनता पर सर्वोच्च अधिकार रखता है। इसका कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि भारत के अंदर कौन सा कानून बनेगा, सरकार कैसे काम करेगी,
पुलिस और प्रशासन कैसे चलेगा, देश की सीमा की सुरक्षा कैसी होगी, इसका फैसला भारत स्वयं करेगा। ठीक, कोई दूसरा देश आकर के ये नहीं कह सकता है कि भारत तुम अपने देश में ऐसा करो या वैसा करो। ठीक, तो इसे ही राज्य की संप्रभुता कहते हैं हम। अब यहाँ पे दिया गया पोस्ट वेस्टफेलियन के बारे में। तो पोस्ट वेस्टफेलियन दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है कि अब दुनिया पहले जैसी अलग अलग नहीं रही है। आज देश संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था से जुड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी करती है, व्यापारिक समझौते भी करती है, मानवाधिकारों से जुड़े नियम स्वीकार भी करती है और क्षेत्रीय संगठन में शामिल भी होती है। तो इसीलिए आज कोई देश हर मामले में यह नहीं कह सकता है कि मैं अपने देश का मालिक हूँ, इसीलिए मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। ऐसा कोई देश नहीं कर सकता है। तो उसे कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और समझौतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम हम आपको बता ही चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है, साझी संप्रभुता। ठीक है, तो साझी संप्रभुता का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे दिया गया है, साझी संप्रभुता का मतलब है कि देश कुछ विशेष मामलों में दूसरे देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के निर्णय लेता है। इसी को हम कहते हैं साझी संप्रभुता। अब अगला है सीमित संप्रभुता। सीमित संप्रभुता का मतलब हो जाता है यहाँ पे कि इसका मतलब ये नहीं है कि देश के पास कोई शक्ति नहीं बची हुई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसकी शक्ति पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम या दायित्व भी लागू होते हैं। जैसे कि किसी देश ने किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर सहमति दी, ठीक, तो अब उसे उस समझौतों की शर्त का पालन करना होगा। तो इसीलिए उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित नहीं है। तो अगर ये किसी मामलों में अपना सहमति देता है, किसी संगठन में किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अपना सहमति अगर ये देता है, तो उसके जो भी नियम होंगे उसको भी इसको मानना पड़ेगा। अगला है परस्पर निर्भर संप्रभुता। इसका कहने का मतलब है कि आज कोई देश पूरी तरह अकेला होकर के नहीं चल सकता है। एक देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, पर्यावरण, व्यापार की समस्या दूसरे देश को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि हम आपको वहाँ पे एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, यानी वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल हम आपको दिए थे। ठीक, तो उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सुरक्षा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था दूसरे देश को प्रभावित करती है। अब बात आता है, तो क्या राज्य की संप्रभुता खत्म हो गई? ये भी सवाल आता है। नहीं, यही इस पूरे वाद विवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य आज भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी सेना और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। विदेश नीति, इसका मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध राज्य तय करता है। कानून व्यवस्था, इसका मतलब देश के अंदर कानून लागू करना यह राज्य की जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। क्षेत्रीय अखंडता, इसका मतलब अपनी सीमा और क्षेत्र की रक्षा राज्य करता है। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था में राज्य की संप्रभुता समाप्त हो गई है। सही बात ये है कि संप्रभुता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। आगे आपको लिखना है क्षेत्रीयता संबंधी वाद विवाद के बारे में, यानी ये क्या होता है। तो सबसे पहले क्षेत्रीयता का मतलब आपको समझना है कि जब किसी एक क्षेत्र के कई देश अपने साझे हितों के लिए मिलकर के कोई संगठन बनाते हैं और आपस में सहयोग करते हैं, तो इसे क्षेत्रीयता कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूरोप के कई देशों ने मिलकर के यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन बनाया। तो इसी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने आसियान, आपने सुना होगा ASEAN, ठीक है, एशियान, ठीक है, तो आसियान बनाया। कौन बनाए? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने। और दक्षिण एशिया के देशों ने सार्क भी बनाया, SAARC, सार्क। तो ये कुछ बनाया जाता है, ठीक, कुछ देश मिलकर के बनाते हैं। तो इन देशों का उद्देश्य है कि वे कुछ मामलों में मिलकर के काम करेंगे, तो इसीलिए वो एशियन, सार्क, यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। तो क्षेत्रीयता के समर्थक क्या कहते हैं? क्षेत्रीयता के कुछ समर्थक भी हैं, वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि क्षेत्रीयता के समर्थक कहते हैं कि अगर पड़ोसी देश मिलकर के काम करे तो सभी को फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक विकास की। ठीक है, तो देश आपस में व्यापार कर सकते हैं और निवेश बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर दो देशों के बीच व्यापार आसान हो जाए तो दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के बाजार में सामान बेच सकती हैं। इससे व्यापार और आर्थिक विकास बढ़ सकता है। दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा कहने का यहाँ पे मतलब हो गया कि अगर किसी क्षेत्र के देशों के सामने आतंकवाद या दूसरी सुरक्षा समस्या है तो वे आपस में जानकारी और सहयोग साझा कर सकते हैं। यानी मिलकर के सुरक्षा मजबूत करना आसान हो सकता है। अगला है राजनीतिक सहयोग। राजनीतिक सहयोग का मतलब हो जाएगा कि देश आपस में बैठ कर के बातचीत कर सकते हैं। अगर दो पड़ोसी देश के बीच कोई समस्या है तो वे बातचीत के माध्यम से उसका समाधान खोज सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ समस्या किसी देश की नहीं होती है, कुछ ऐसी भी समस्या होती है जिसको हम साझा समस्या बोलते हैं, जो कि किसी एक देश से हल नहीं हो सकता है, आपस में सबको मिलकर के करना पड़ता है। जैसे कि हम आपको पहले भी बताए थे, वो कौन सी समस्या है, तो वो है जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, प्रवासन। ठीक है, तो इनसे निपटने के लिए कई देश मिलकर के काम कर सकते हैं। कोई अकेला देश इसको नहीं निपट सकता है, सबको मिलकर के निपटना पड़ता है। अगला है यहाँ पे छोटे देशों को फायदा। यानी मान लीजिए कि एक छोटा देश अकेले किसी बड़े देश के सामने अपनी बात रखता है, उसकी आवाज़ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन अगर 10 छोटे देश मिलकर के अपनी बात रखते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्षेत्रीय संगठन छोटे और मध्यम देशों की वैश्विक प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं। अब अगला है क्षेत्रीयता के आलोचक क्या कहते हैं, मतलब विरोधी। विरोधी क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर देश किसी क्षेत्रीय संगठन में शामिल होता है तो उसे कुछ साझे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जिस संगठन से वो जुड़ते हैं उसकी कुछ नियमों को उनको मानना पड़ता है। तो इसमें कुछ मामलों में उसकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित तो हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है क्षेत्रीय गुटबंदी। यानी अगर अलग अलग क्षेत्र के देश अपने अपने मजबूत समूह बना ले तो दुनिया में अलग अलग गुट बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ जाता है, आपस में झगड़े होने लग जाते हैं। और बोला गया है इसमें असमानता की बात की गई है। यानी क्षेत्रीय संगठन के सभी देश समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। कुछ देश बहुत अमीर होता है, कुछ शक्तिशाली होते हैं, जबकि कुछ कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए संभव है कि शक्तिशाली देश को ज़्यादा लाभ मिले और कमज़ोर देशों को कम लाभ मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि संप्रभुता और क्षेत्रीयता का क्या संबंध है आपस में। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि संप्रभुता का मतलब क्षेत्रीयता की दुश्मन है। यानी संप्रभुता क्या है, क्षेत्रीयता के दुश्मन नहीं है। दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं, हर दोस्त अपने अपने पैसों का मालिक है, लेकिन पांचों मिलकर के तय करते हैं कि हम एक साथ एक यात्रा करेंगे और यात्रा के कुछ खर्चे मिलकर के उठाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि दोस्तों का अपना पैसा खत्म हो गया? नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ काम मिल करके करने का निर्णय लिया। ठीक इसी तरह से देश भी अपनी संप्रभुता खत्म किए बिना कुछ क्षेत्रों में साझा हितों के लिए सहयोग करते हैं, यानी अपनी मर्जी से वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले संप्रभुता को अक्सर इस तरह समझा जाता था कि मैं अपने देश में स्वतंत्र हूँ और किसी के साथ अपनी शक्ति साझा नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ कि संप्रभुता को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। ठीक, मैं संप्रभु हूँ, यानी मैं अगर संप्रभुता हूँ लेकिन अपने हित के लिए दूसरे देशों के साथ सहयोग भी कर सकता हूँ। यानी सहयोग करना संप्रभुता छोड़ना नहीं है।
अगर आप सहयोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका संप्रभुता खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार देश अपनी इच्छा से किसी संगठन में शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो वो क्या करते हैं कि शामिल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि भारत किसी क्षेत्रीय संगठन में शामिल होकर के कुछ देशों के साथ व्यापार बढ़ाता है, तो भारत कह सकता है कि मैं अपनी संप्रभुता बनाए रखते हुए इस संगठन के कुछ साझा नियमों को स्वीकार करता हूं क्योंकि इससे मेरे देश को लाभ होगा। तो इसीलिए यहाँ संप्रभुता और सहयोग दोनों साथ साथ मौजूद है। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच संबंध है जो कि आपको भी याद रखना है। तो हो गया ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग में जितना भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम। तो पोस्ट वेस्टफेलियन के बारे में तो हम आपको इतना पढ़ा चुके हैं कि अब आपको फिर से शॉर्ट में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये आपको एक बार रीड कर लेना है। फिर से जिस तरीके से पॉइंट वाइज लिखा गया है आप रीड कर सकते हैं। बाकी ऊपर में भी आपको पोस्ट वेस्टफेलियन के बारे में बहुत चीज़ पढ़ाया गया है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको जो भी याद रहे आप लिख सकते हैं। वेस्टफेलियन और पोस्ट वेस्टफेलियन इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, जैसे कि हम पहले भी वहाँ पे बता रहे थे कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। पोस्ट वेस्टफेलियन का क्या मतलब होता है, पोस्ट वेस्टफेलियन का क्या मतलब है। तो इन दोनों के बीच बस दो ही अंतर लिखना था, तो वैसे ये दो अंतर आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक, आपको लिखना है इसमें, यानी इसकी विशेषता के बारे में पूछा गया है। इसकी विशेषता के बारे में पोस्ट वेस्टफेलियन की क्या विशेषता है, राज्य की संप्रभुता में परिवर्तन आया, वैश्वीकरण, परस्पर निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी इसमें जो कि पहले नहीं थी। तो ये आपको ये सब यहाँ पे लिखना होता है। ठीक, तो ये सब तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझा चुके हैं, तो एग्जाम्पल भी आपको इसमें डालना है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिबेट रिगार्डिंग सोवर्निटी इन द पोस्ट वेस्टफेलियन सिस्टम। ठीक है, सोवर्निटी पे हम आपको थोड़ी देर पहले लॉन्ग में भी अभी पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे पढ़ाया गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, पक्ष और विपक्ष दोनों लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है थ्रो लाइट ऑन द रेशनल ऑफ इमर्जिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते क्षेत्रीय संगठनों के औचित्य पर प्रकाश डालना है, यानी क्षेत्रीय संगठनों के औचित्य के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे संगठन के बारे में आपको लिखना है, दिया गया है आर्थिक विकास, यानी क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। संगठन क्या करता है, ये लोग आपस में मिलकर के क्या करते हैं कि कुछ बनाते हैं, ये लोग आपस में मिलकर के काम करते हैं, आपस में मिलजुल करके व्यापार करते हैं, निवेश करते हैं, आर्थिक सहायता भी देते हैं। ठीक, सामूहिक सुरक्षा भी करते हैं ये लोग। कुछ अगर मामला ऐसा हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि उस मामलाओं को मिलकर के निपट लेते हैं। राजनीतिक सहयोग यानी क्षेत्रीय संगठन देशों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ाते हैं, यानी अगर इनके बीच कोई राजनीतिक मतभेद हुआ तो ये लोग क्या करते हैं कि आपस में मिलकर के समझौता करके बात को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता, यानी कहने का मतलब है कि नियमित संवाद और सहयोग से संघर्ष की संभावना को कम किया जाता है। रेगुलर अगर बातचीत हो रही है आपस में देशों के बीच, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि बातचीत से मामला सुलझ जाता है, संघर्ष की संभावना पैदा नहीं होती है। तो साझा समस्याओं का समाधान, यानी जलवायु परिवर्तन, महामारी, पर्यावरण, ये सब जो समस्या होती है, इन समस्याओं में कोई अकेला देश मिलकर के इन समस्याओं से नहीं निपट सकता है, बल्कि सबको आपस में मिलकर के हेल्प करनी होती है, तब जाकर के ये समस्या का समाधान हो पाता है। वैश्विक स्तर पर प्रभाव, यानी छोटे और विकासशील देश क्षेत्रीय समूह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ को रखते हैं। कोई एक अकेला छोटा जो देश होता है वो अपनी आवाज़ उतना प्रभावशाली नहीं बना सकता है जितना 10-12 छोटे देश अगर मिलकर के करे, तो वो अपने बात बहुत ऊंचाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय
लेवल पर ले जा कर के रख सकता है। ये तो हम आपको पहले भी समझा ही चुके हैं। आगे दिया गया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग, वैश्वीकरण का समान। तो ये सब आपको यहाँ तक लिख देना है। तो जितना भी क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बता देना है, ताकि हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से उस पर ध्यान दे पाए, क्योंकि मुझे नहीं पता लग पाता है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। तो यूनिट 1 आज आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, यानी यूनिट 1 कंप्लीट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 पढ़ने के बाद आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान दे लेना है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, इसीलिए ध्यान देना है इस पर।